गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में चौथे चैप्टर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की यह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी की वारिस होंगे। तो बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। भारतीय चिंतकों में डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का शास्त्री जी पर कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे और औरों को भी उस पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में वह यह बात बाइबल की जो एक पंक्ति है, उक्ति है, वह बिल्कुल सही लगती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोकसभा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। ललक यानी कि तीव्र इच्छा। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। शास्त्री जी उन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में उस वक्त प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल के विद्यार्थी थे और उनकी उम्र वह 17 साल की ही थी। गांधी जी के आह्वान पर शास्त्री जी वह स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वह काशी विद्यापीठ में पूर्ण की। उनका मन वह हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वह लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वह जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतों के उद्धारों का काम वह किया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन की एक नई शुरुआत हो गई। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने भी उसमें वो भाग लिया और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें भाग लेने के कारण जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। यानी कि तब इन 12 सालों तक उनकी जेल जाने की यात्रा वो चलती रहती है। 12 वर्षों के दौरान इन 12 सालों में वह 7 बार जेल गए थे। इसी से हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी वह तीव्र इच्छा होगी अपने देश को आज़ाद कराने की। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण वह जेल जाना पड़ा था
और सन 1942 की जेल यात्रा जो है वह उनकी सबसे लंबी जेल यात्रा थी, जो 3 साल की थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधारी के रूप में भी जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। उन्मूलन यानी कि जड़ से नष्ट करना। अब इस दौरान शास्त्री जो है एक और तो गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों को भी करते थे, वहीं दूसरी ओर वो पदाधारी के रूप में जन सेवा के कार्य भी किया करते थे। सन 1935 में उन्हें संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनमें विशेष लगाव होने के कारण उन्हें सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, जिसका कार्य था वो उन्होंने बड़े ही लगन से कार्य पूर्ण करके उनकी रिपोर्ट जो है वह प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी को जड़ मूल से नष्ट करने पर विशेष जोर जो है वह दिया गया था। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्या से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्या और इनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी की भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। इसके 6 सालों के बाद इसमें 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगर पालिका में शास्त्री जी जो है वह किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। तो यहाँ पर जो है लेखक है वह कहते हैं कि अनुभव से मैं समझता हूँ कि इन अनुभव से शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्या से निकट से परिचित कराया था। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव तो था ही, लेकिन नगर पालिका ने उनको जन सेवा का भी अनुभव जो है उन्हें जुड़ गया था। लोकतंत्र की यह यानी कि नगर सेवा जो है वो आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण देश की छोटी छोटी समस्याओं के निराकरण और उनकी व्यावहारिक प्रक्रियाओं से जो है वह शास्त्री जी अच्छी तरह से परिचित हो गए। अब कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत और अदम्य यानी कि उत्कर्ष जो दबाया न जा सके, उसी उनकी क्षमता के कारण सन 1937 में उन्हें संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिक सभा के लिए जो है वह बहुमत द्वारा चुना गया, निर्वाचित यानी कि बहुमत द्वारा चुना हुआ। सही मायने में यहीं से ही शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत होती है और जिसके समापन जो है वह प्रधानमंत्री बनने पर में तक पहुंचने पर होता है। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और इतनी अच्छी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और कहा कि उनकी मार्गदर्शन में ही उनका राजनीतिक जीवन जो है वह शुरू हुआ था। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन
संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह दक्षता यानी कि निपुणता कार्य करने की और प्रशासनीय यानी कि शासन से संबंधित प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्य में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक था तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इस लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। देश की आज़ादी के बाद वह शास्त्री जी जो है वह उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में किसी न किसी तरह पदों पर जुड़े रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें पहले गृह मंत्री बनाया गया और बाद में नेहरू जी के अनुरोध पर वह केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्हें रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पद पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय यानी कि शासन से संबंधित निपुणता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण था। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण जो है वह अत्यंत ही व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं के यानी कि केवल कहने सुनने या दिखलाने के लिए नहीं हो, ऐसा से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी एक बड़ी ही सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं लेकिन जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, लेकिन साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। और इसी लोकप्रियता के कारण जो है वह पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में जनता ने स्वीकार लिया। देश के इतने बड़े महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के उन्होंने यानी कि वह 19 महीने ही इस पद पर नियुक्त रहे। छोटे से समय में इस 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक हमारे लिए उदाहरण स्वरूप है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य जो था वो बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें कोई धुंधलापन या अपने उद्देश्य से भटकने जैसी स्थिति नहीं थी। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह यानी कि प्राधान्य। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए।
अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। शास्त्री जी जो है वो हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और उन पदों पर रहते हुए वह जो है स्वाभाविक रूप से ही अधिकार संपन्न थे, लेकिन उन्होंने हमेशा ही आत्मसंयम से काम लिया और अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को जो है उन्होंने ज़्यादा पसंद किया। शायद यही बात थी, इसी कारण जो है वह शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप संविधान जो है वो आपको कुछ अधिकार तो देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का बोझ जो है वह भी हमारा बढ़ता है, जिसे हमें समझना चाहिए। सबसे पहले तो हम इस देश के नागरिक हैं, यानी कि यह बात हमारे सोचना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो हमें एक निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग जो है वह एक व्यवस्थित समाज के हित में हमें स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे हमें आज याद रखने की जरूरत है। यहाँ पर हमारा ये चौथा चैप्टर जो है वह समाप्त होता है। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। दायित्व, जिसका अर्थ होता है जिम्मेदारी। निष्काम, जिसका अर्थ होता है बिना फल की अपेक्षा, अनासक्त। समर्पण, समर्पण का अर्थ होता है सौंपना, अर्पित होना। समन्वय, समन्वय का अर्थ होता है सहयोग। निहित, निहित का अर्थ होता है भीतर रहा हुआ, अंतर्गत। आस्था, आस्था का शब्द समानार्थी शब्द होता है। आस्था का अर्थ होता है श्रद्धा, विश्वास। विरासत, विरासत का अर्थ होता है उत्तराधिकार, वारसो। वारसो जो है वह गुजराती शब्द है। आह्वान यानी कि ललकार या तो चुनौती। उन्मूलन, उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से नष्ट करना। दक्षता यानी कि निपुणता। तरजीह, तरजीह यानी कि प्राधान्य, अग्रिमता। प्रदत्त, दिया हुआ। निर्वाचित, चुना हुआ। दीक्षांत समारोह, विश्वविद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव। विद्यार्थी मित्रों, आज के चैप्टर में जो भी हमने सीखा और जो भी हमने समझा, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपने सीख लिया होगा। यहाँ पर हमें यह जो है आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।